लोगों का नहीं है, 11th वालों का, सिर्फ जो रेगुलर ग्रेड 12 के बच्चे हैं, ड्रॉपर वालों का भी नहीं, जो रेगुलर ग्रेड 12 के हैं उनका 7 को भी ऑफलाइन है, 14 को भी ऑफलाइन है। ठीक है, चलिए करें फिर स्टार्ट। ओके, आई होप कि आप वो वाला जो है देख के आए हो रिकॉर्डिंग, जो मैंने कल पी ब्लॉक का करवा दिया था ग्रुप 13 का। थोड़ा सा ग्रुप 13 अपना रह गया था, और आज मैं ग्रुप 13 और ग्रुप 14 जो है करा दूंगी, इसलिए शांति से बैठना। ठीक है, दो ट्राई करेंगे कि हो जाएगा ये 1.5-2 घंटे में। ड्रॉपर्स का अभी नहीं है, 14 को है, बाकी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों का साल का पहले दिन बहुत अच्छे से गया हो, आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हो। हाँ कोमल, सिलेबस विल बी सेम, ठीक है, एज पर योर कोर्स प्लानर। ठीक है, अच्छा, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज किया हो, घूमने फिरने में टाइम ना वेस्ट किया हो। ठीक है, तो अब सीरियस हो जाओ और क्लास में रेगुलर हो जाओ। क्लास में ही नहीं आओगे तो मैं पढ़ा किसको रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, है ना। तो आप लोगों के लिए ही पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के ला रही हूँ। और जो 12th क्लास के बच्चे, जो मैंने रैंक बूस्टर एमसीक्यूज आपके लिए भेजे हैं, ठीक है, वो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, अगर जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज कर रखा है, जिसने मतलब ऑलरेडी पीवाईक्यूज कर लिए हैं, वो वाले क्वेश्चन को कर सकता है, पर जिसने अभी तक पीवाईक्यूज को हाथ भी नहीं लगाया है, वो तो नहीं हाथ लगाएंगे उसको। ठीक है, चले करें, वही सेम रहेगा बेटा। आज के भी लेक्चर में ग्रुप 13 को बचा हुआ ग्रुप 13 कंप्लीट करेंगे, और ग्रुप 14 में भी सेम वही चीजें पढ़ेंगे, ट्रेंड्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो है। मेरी आवाज बहुत लो आ रही है क्या? मैं देखूं। अच्छा, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले ना एक दो क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मुझे बस ये बताना है स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, बस तुम्हें ये बताना है मुझे। आजकल ऐसे क्वेश्चन नीट में आने लग गए हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक से बनाएगा वो ऐसे क्वेश्चन। वेरी गुड, करो करो, हैंड रेस करो। बोरोन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, एंड स्टेटमेंट 2 कह रही है कि स्मॉल साइज ऑफ B3+ फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हैंड रेस करो सारे बच्चे अपना, चलो। हाँ, चेतना आप बताना। मैम दोनों करेक्टर्स की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वेरी गुड। वैसे इसके अंदर ना एक्चुअली जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं सर्शन रीजन के नाम से, जिसमें सिर्फ वो ये पूछता है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, फॉल्स है, वाइस वर्सा ये है, उसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके देता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको बताना था कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू भी ट्रू है। मैंने कहा था ना, बोरोन का साइज छोटा होने की वजह से वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका क्या हो, B3+ बने, तो वो आयनिक आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो फेवर करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। बोरोन डज नॉट फॉर्म BF63 नेगेटिव एंड स्टेटमेंट 2 इज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इज 4। यही नीट में ही आना, यही रहता है लेवल नीट का। ठीक है, वेरी गुड, करो करो जल्दी, कर लोगे ये भी। अर्पिता आ गई हो? बोथ ट्रू, ठीक है। आई होप कि आप वो जो लेक्चर है वो देख के आए हो मेरा कल वाला। ठीक है, वेरी गुड। और बच्चे, आप ना टीचर को मौका मत दिया करो कि वो आपको मैसेज करके बोले कि हाँ बेटा क्लास में आ जाओ। अब आप बड़े हो गए हो, आपको पता है कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, राइट। तो आपको जब पता ही है कि आपको, आपने मेडिकल ले रखी है, तो पढ़ना तो है ही हमें, फिर चाहे आप किसी भी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो। तो क्लास में आना शुरू करो। आप लोगों का रिवीजन मैं स्टार्ट करवाऊंगी ग्रेड 11 का, फर्स्ट चैप्टर रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्सडे ऑनवर्ड्स। तो यस, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। वेरी गुड, जिन बच्चों ने हैंड रेस किया, अराउंड 20 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोरोन के पास क्या नहीं होती है, डी ऑर्बिटल नहीं होती है। यस मैम। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये क्या करता है, 6 कोवेलेंसी नहीं दिखा सकता, मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 ही होती है। एल्यूमिनियम बना सकता है AlF63 नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना। ये वाली टेबल याद है आप लोगों को? कल करवा दी थी ये मैंने, याद करो थोड़ा। यस मैम। यस मैम। इसके बारे में बताया था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लो आप लोग, फिर मैं आगे चलती हूँ।
एक बार मैं रेड कलर ले लूं। हाँ, तो मैंने इसमें आप लोगों को एक्सेप्शंस बोली थी, वो एक तो बोली थी आपको एटॉमिक रेडियस की एक्सेप्शन याद रखनी है, जिसमें देखो गैलियम की जो है कम हो जाती है एल्यूमिनियम से ड्यू टू इंटरविनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे ही इधर देखो बाकी किसी में नहीं है, बाकी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो गैलियम वाली इसमें एक्सेप्शन थी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने बोला था वो W से ध्यान रखना, याद है, ऐसा बनवाया था मैंने, मैम। बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करना था। तो एक आपको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का कोई लेना देना नहीं है, गोली मारो इसको, ठीक है। you have to learn only ionization first वाली वैल्यूज, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये देखो इसमें यहाँ पे क्या क्या बताया था मैंने, भालू बालू तालू इंडिया गए आलू ले रहे। हाँ, बस ऐसे याद रखना, भालू थालू इंडिया गए आलू ले ले, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो कितनी एक्सेप्शन हो गई थी अपनी? एटॉमिक वाली हो गई, आपकी आयनाइजेशन वाली होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू आपको जो है ध्यान रखनी है, सेकंड थर्ड को नहीं ध्यान रखने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हो गई, मेल्टिंग पॉइंट भी, डेंसिटी भी नहीं ध्यान रखना। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ध्यान रखना है कि बोरोन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, बहुत ज्यादा था, और गैलियम का क्या है, सबसे कम है, ये आप इसमें ध्यान रखें। बॉइलिंग पॉइंट को मत ध्यान रखना। तो ये 4 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी इस टेबल से, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो चीजें थी वो आप कल का लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करूंगी सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। मैंने कल भी बोला था बच्चों, जो ये वाला टॉपिक है ना, ये आपके सिलेबस में एनएमसी ने मेंशन नहीं किया हुआ पी ब्लॉक वाले चैप्टर में, बट जो बच्चे अभी 12th में है या 11th में भी कुछ बच्चों को पता होगा कि जो आपका एक बोरेक्स बीट टेस्ट करके एक टेस्ट दिया हुआ है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जिसमें आप क्या करते हो, ट्रांजिशन मेटल के बारे में पता लगाते हो, है ना। तो वहां पे ये टेस्ट यूज होता है, बोरेक्स बीट टेस्ट। तो अगर वो टेस्ट यूज होता है तो आपको बोरेक्स के बारे में मालूम होनी चाहिए कुछ चीजें, समझ में आ गई? तो इसलिए ये करना है आपको। क्या क्या करना है इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बोरेक्स होता है आप लोगों का व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, कल रटवा दिया था ये मैंने, Na2B4O7.10H2, है ना, Na2B4O7.10H2। आज की क्लास में भी आपको यही करना है, क्लास में ही याद करके जाना है, ठीक है। इसके बेटा इसको, इस फॉर्मूले को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, इसके जैसे देखो इधर B4O5OH4 लिख सकते हो ऐसे, देखो यस। क्यों ऐसे लिखा मैंने, ताकि इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को अच्छे से याद करवा पाऊं। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। बोरोन कितने हैं? 4, बना दो 4। एनसीईआरटी में नहीं है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए बनाओ। बोरोन बना दिए 4, ठीक है। एक एक बोरोन के साथ OH जोड़ दो, जोड़ दिया, ये देखो, ठीक है। अब क्या करना है, बी और बी के बीच में OO लगा दो, लाइक दिस, बस बन गया, देखो इधर, ठीक है। यस मैम। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, और क्या है, देखो 2 नेगेटिव का कैसे आएगा, वैसे तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर 4 बनाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो एक इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर, यस मैम, ठीक है, हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। बाकी देखो ये 3 बना रहे हैं। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन आता है इनकी हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करो बच्चे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बेटा इस बोरोन की बात करूं, इस बोरोन की बात करूं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखना कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी। अगर मैं इस वाले बोरोन की बात करूं तो ये sp3 है, देखो ना कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसकी भी सेम sp3। यानी कि बोरेक्स में 2 बोरोन ऐसे हैं जिनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 2 ऐसे हैं जिनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है? यस मैम। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो पूछ सकता है कि बताओ भाई इसमें बीबी बॉन्ड कितने हैं, बीबी बॉन्ड तो हमें दिख ही नहीं रहे हैं, 0 दिख रहे हैं, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है बीओ बॉन्ड कितने हैं, वो आपसे पूछ सकता है बीओबी बॉन्ड कितने हैं। क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो? ये तभी कर सकते हो जब आपको क्या पता हो, इसका स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है। कर सकते हो ना, बीओबी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5,
और ऐसे ही आप सॉरी 5 है, ऐसे ही आप किसके बारे में बता सकते हो, बीओ बॉन्ड के बारे में बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन वो कर सकता है आप लोगों से, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद देखो इधर आओ, इधर आओ, ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, जिस जिस पे मैं अंडरलाइन करा रही हूँ बस वही वही करना आपको। बोरेक्स डिसोल्व इन वाटर टू गिव एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। मैम ये सिलेबस में नहीं है क्या? याद करो, इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। ध्यान से देखो, जो Na2B4O7 होता है ना, किसका मिक्सचर है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का है बेटा। ध्यान से देखो इसको, H3BO3 और NaOH का मिक्सचर है ये। बफर ही तो है ये, तुम लोगों का करवाया था मैंने। यस मैम। तो ये आ सकता है तुम लोगों का, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं हम। ठीक है, पढ़ते हैं हम ये वाली चीज। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कुछ बच्चे गुड इवनिंग बोला, गुड आफ्टरनून, मैं ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ। गुड आफ्टरनून चल रहा है, गुड इवनिंग। ठीक है, नहीं कल वाला रिवीजन नहीं चल रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है बेटा। आपको स्लाइड में तो ये स्लाइड देखने को जरूर मिले होंगे, लेकिन कल टाइम ज्यादा हो गया था, इस वजह से आज करवा दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा, जैसे ही आपने इसको पानी में मिलाया तो देखो ना क्या मिला आपको, NaOH मिला और H3BO3 मिला। ये वीक एसिड है, बताया था मैंने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी। कोई बात नहीं इमरान, वीक एसिड, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ है, बोरेक्स डिसोल्व इन वाटर टू गिव एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये तो वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यही तो बताएगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। ये आपको कल बता दिया था मैंने, ऑर्थोबोरिक एसिड है। क्लियर हो गया इतना? बताओ। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल वाली रिएक्शन, इसमें कुछ रट्टा मारने जैसा नहीं था। ये क्वेश्चन बार बार नीट में आया हुआ है कि जब आप बोरेक्स को पानी में डिसोल्व करोगे तो इनमें से आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? ठीक है, एल्कलाइन मिलेगा, एसिडिक मिलेगा, एसिडिक मिलेगा, बेसिक मिलेगा, क्या मिलेगा? तो आपको लिखना है एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे देखो, अगर बेटा मैं बोरेक्स को गर्म कर दूं, अगर मैं बोरेक्स को गर्म कर दूं तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, उड़ गया, लो। ठीक है, इसको फर्दर हीट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? NaBO2, अभी याद करो इसको, NaBO2 विच इज योर सोडियम मेटाबोरेट B2O3। ठीक है, B2O3 ये क्या है? आपका बोरिक एनहाइड्राइड है। ये क्या है आप लोगों का? बोरिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, और इसी के ही मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ग्लासीबिड। ठीक है, इसी को यूज करके हम टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट का नाम होता है बोरेक्स बीट टेस्ट। किस लिए यूज करते हैं वो टेस्ट अभी बताती हूँ, पहले ये लिख लो, अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो इसको। ठीक है, ओके मैम। कर लिया। मतलब आपने पहले क्या किया? बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो किया, फिर आपने देखा कि बोरेक्स को पानी में डालोगे तो एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया अगर बोरेक्स को गर्म करोगे तो पानी उड़ेगा, और फिर दोबारा उसको गर्म करोगे तो आपको मिक्सचर मिल जाएगा किसका? NaBO2 प्लस B2O3। ठीक है, चलिए इधर देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, द मेटाबोरेट्स, इधर आओ, ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स 11th ग्रेड के जो बच्चे कौन से होते हैं? ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कहा था ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, ये आपकी ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है, have characteristic colors and therefore borax bead test can be used to identify in them laboratory। तो बोरेक्स बीट टेस्ट को जो है वहां पे यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई। इधर देखो, जैसे ये आपको इसका मिक्सचर मिला, इधर आओ, इसको मिक्सचर मिला, सपोज मैंने आपको क्लास में सैंपल दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि उसमें कौन सा ट्रांजिशन मेटल है। क्लियर है? आपके पास ये बना हुआ है ग्लासीबिड। आपने क्या किया, जो आपका सैंपल है, ठीक है, सैंपल है, आप उसमें ये डाल रहे हैं, उसको फ्लेम के पास लेके जा रहे हैं। फ्लेम के पास जाके देखना है कि उसमें कैसा कलर आ रहा है, तो उस कलर से आप पता लगाओगे कि उसमें कौन सा ट्रांजिशन मेटल क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इसमें देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इन बंसन बर्नर फ्लेम विद कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर मान लो आपके सैंपल में कोबाल्ट है तो उसके ऑक्साइड को गर्म करोगे, इसके साथ प्लेटिनम वायर भी लोगे, तो आपको क्या मिलेगा? ब्लू कलर का कोबाल्ट का मेटाबोरेट मिलेगा। देख पा रहे हो? अगर ब्लू कलर आ जाता है तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे सैंपल में क्या है? कोबाल्ट प्रेजेंट है, हाँ या ना? ठीक है, यस मैम। ऐसे ही क्रोमियम के लिए भी आप करते हो। क्रोमियम के केस में ये मेटाबोरेट बनता है, क्योंकि क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये बनता है। ऐसे ही कॉपर का भी होता है, आयरन का भी मेटाबोरेट बनता है।
ठीक है, वो आपके अपने जो 12th वाले उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में लिख रखा होगा और 11th वाले वो करेंगे। आपके एनसीईआरटी में कोबाल्ट वाला दिया हुआ है, तो इसका कलर बेटा ध्यान रखेंगे कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर है। ठीक है, क्रोमियम का ग्रीन होता है, अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो रख लें, और कॉपर का भी क्या होता है, ब्लू आता है। मतलब जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जो है वो मेटाबोरेट्स बनाते हैं ना बोरोन के साथ। यस, जो आपने ग्लासीबीड यूज किया है B2O3 और NaBO2 मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, उसको यूज करके आप जो है पता लगा सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, चलिए हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोबोरिक एसिड। इधर आओ, ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है मैम, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोपी टच ऐसे झाग की तरह होता है, स्पेरिंगली सोलुबल होता है पानी में बट हाईली सोलुबल होता है इन हॉट वाटर, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये कर लो एक बार, ये करो इसको, क्या लिखा हुआ है, अगर आप Na2B और B4O7 अगर आप इसमें एसिड मिला देते हो, ठीक है, डाइल्यूट HCl ले लो, देखो क्या लिखा हुआ है, एसिडिफाइड एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स। ठीक है, तो आपको इससे क्या मिलता है, NaCl मिलता है और ये मिलता है, ये क्या है याद करो, H3BO3 तो है, ये क्या है, H3BO3 तो है, आपको रटना ही नहीं है, इसमें रटना है ही नहीं, आपको बस क्या करना है, Na के साथ जोड़ी बना देनी है Cl के साथ, और बाकी क्या बना देना आपको, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये किसके लिए मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ H3BO3। क्या किया आपने, बोरैक्स का एक्वा सॉल्यूशन लिया एसिडिक मीडियम में, और इससे आपको क्या मिल गया, ऑर्थोबोरिक एसिड मिल गया। ठीक है जी, देखो ध्यान से। यस मैम। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जो कि हर अल्टरनेट ईयर्स पे आपके नीट में आता है, ध्यान से सुनना। ऑर्थोबोरिक एसिड को मैं ऐसे लिख दूं बेटा, ध्यान से देखना, लिख दूं, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब सारे मुझे ये बताओ, क्या बोरोन के पास इस टाइम पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यस मैम। यस मैम। है तो सही। अब क्या करेंगे, पानी आएगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस करानी है हमें। अब पानी में क्या है, ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसकी पी ऑर्बिटल में देगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो ये बन जाएगा, एक बार देखना। अब तो ऑर्गेनिक भी सीख लिया आप लोगों ने, ये देखना एक बार, ऐसा कुछ बनेगा, यस मैम। देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से। बन गया, चलिए बन गया। अब जैसे ही मैंने कहा था किसी स्पीसीज पे चार्ज आता है तो वो अपना चार्ज क्या करता है, खत्म करता है, तो यहाँ से H जो है निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना एक बार, देखना, BOH OH OH नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए और H+, देखना ध्यान से, बताओ। ठीक है, अब सुनो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनना, ये देखो वो क्या लिखा हुआ है, बोरिक एसिड इज अ वीक, ध्यान से सुनना, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। क्या बोल दिया इसने, 2-3 चीजें बोल दी। देखो सबसे पहले तो ये लुईस एसिड है, लेकिन ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है। प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या है, जो H+ दे देता है। प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या होगा, जो H+ दे देगा। क्या यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड जो तुम्हारा बोरिक एसिड है, क्या वो यहाँ पे H+ रिलीज कर रहा है, नहीं मैम, वो H+ रिलीज नहीं कर रहा, वो तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है पानी से, और जो ये पानी है ना वो H+ जो है बाहर भगा रहा है, इसलिए इसको बोला है वीक मोनोबेसिक एसिड एंड इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, फिर बताऊं, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, प्रोटोनिक एसिड नहीं है, क्योंकि BOH3 का ट्वाइस, यानी कि आपका बोरिक एसिड H+ नहीं दे रहा है। क्लियर है, तो कौन दे रहा है मैम, तो मैम कौन दे रहा है, ये तो वाटर से निकल रहा है। क्लियर हो गई इस लाइन का मतलब, ये पूरा पढ़ो, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज नॉट अ वीक मोनोबेसिक, क्यों बोला, H+ तो निकल रहा है, लेकिन ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, 2 बातें हो गई। ठीक है, बट एक्ट एज ए लुईस एसिड, कैसे, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हाइड्रोक्सी लाइन, और ये बना दे रहा है, ध्यान से पढ़ो, ये वही रिएक्शन है जो इन्होंने यहाँ पे लिखी है। क्लियर, ध्यान से देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है तुम्हारा, 90, मैं बोलूंगी 95% चांसेस है, अगर यहाँ से क्वेश्चन सेट किया तो एग्जामिनर ने। उसके बाद अगर बेटा, अभी मैंने बताया था, अगर तुम बोरैक्स को गर्म कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, Na2BO4O7, उसको गर्म कर रहे थे तुम्हें सोडियम
मेटाबोरेट और तुम्हें बोरिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर मिल रहा था। अगर तुम ऑर्थोबोरिक एसिड को गर्म करोगे तो तुम्हें HbO2 मिलेगा, मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं, और जब इसको गर्म करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बोरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या मिलेगा मैम, ये लर्न करना है क्या? तुम्हारा मन हो तो कर लेना, बाकी इतना ज्यादा ये वाली रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस डिटरमाइन H, जो H+ दे दे वही तो प्रोटोनिक एसिड होगा ना, HCl, H+ दे रहा प्रोटोनिक एसिड है, बट आपका ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं है। आई थिंक 60 ने पूछा, ठीक है? अच्छा, लेकिन मैम इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ इधर देखना, क्या है यहाँ पे देखो, इधर देखो एक बार। It has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bond. देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, इसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखो एक यूनिट दूसरी यूनिट से बाया हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपस में कनेक्टेड है। कैन यू सी दैट? देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा है? प्लेनर। मैम कैसे प्लेनर है? हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, 1 2 3, इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी भी चेक कर लो sp2 है, देख लो आप बेशक, ठीक है? तो कैसा है? प्लेनर स्ट्रक्चर है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया? Yes, ma'am. ध्यान से देख लो, ले लो 10-20 सेकंड, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है? चलो एक बार ये क्वेश्चन मेरे कहने पे पढ़ लो, तुम्हारी एनसीईआरटी का है, एक बार पढ़ लो। अनम आ गई क्या? अनम 11-12 दोनों के है ना यहाँ पे? जुबैर, सुंदुस, दिया, वैशाली, वैशाली, कोमल, कोमल दोनों है यहाँ पे, ग्रेड 11 और ग्रेड 12। ओके ग्रेट। अर्पिता नहीं है ना? ठीक है। रीवा भी आ गई। ज्योति है, ज्योति, ज्योति गर्ग। अंजलि है, ओके। गायत्री भी है। गायत्री बेटा रेगुलर रहो अभी, ठीक है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो आप सब, ठीक है? अपने ऊपर एक बार बताओ, तुम लोग ही अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, तुम लोग ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, तो बाकी भी तुम्हें वैसे ही समझेंगे फिर, ठीक है? हाँ, एक पेपर डिसाइड नहीं करता है कि आप लाइफ में कहाँ जाएंगे बच्चे। हमेशा ये सोचना चाहिए इट्स जस्ट एग्जाम, ठीक है? सिर्फ एग्जाम है ये, इसको इतना मत वो ले लो, हवा बना लो कि ये नहीं हुआ तो इसके बिना हमारी लाइफ खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? आज भी बहुत ऐसे टीचर्स हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो IIT या एम्स में या किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं गए हैं, फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत एक अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, बस आप लोगों को मेहनत करनी है, मेहनत करनी है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। ये रीड कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। कितने, एक ये वाला, चलो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था ना शायद कल। Yes, दोबारा ma'am. कर लो, Yes, ma'am, करा दिया। बता दो मेरे को इसका। Ma'am, first option था इसका. Yes, ma'am. जो बच्चे नहीं आए थे कल, ये हो गया था अपना वैसे क्वेश्चन। बोरेक्स का ये होता है, कर्नाइट का आपका, सॉरी, बोरेक्स का 4th होगा और कर्नाइट का 2nd वाला होगा, और ऑर्थोबोरिक एसिड, और ये देखो बोरेक्स बीड मैंने आज ये बता दिया है, ठीक है? उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। देखो इसके मैं बोलूंगी कि फिर से मैं बोलूंगी कि पी ब्लॉक में मेंशन नहीं किया है एनएमसी ने, लेकिन बच्चे अगर आप लोगों ने कभी कुछ लेक्चर्स देखे हो तो कुछ टीचर्स जो है इस डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं, है ना? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आप लोगों को ये 11th वाले उसमें नहीं कराया था, केमिकल बॉन्डिंग में। क्यों नहीं कराया था? क्योंकि मैंने सोचा था कि आपको पी ब्लॉक में कराऊंगी, तो यहाँ पे मैं पी ब्लॉक में आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी डाइबोरेन का। तो डाइबोरेन होता क्या है बच्चे? BH3 आपका बोरेन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, ठीक है? तो ये अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या बना लेता है? डाइमर बना लेता है B2H6, ठीक है? मैम ये कैसे बनता है? इधर आओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। हाइड्रोजन के पास 1-1 होता है, ये देखो मैंने दिखा दिया, ठीक है? इसको थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको।
ओके, ठीक है, ये देखो हो जाएगा। देखो अब क्या है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हाइड्रोजन ने तो अपना ड्यूप्लेट क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हो गया, देखो Yes, ma'am. ठीक है। चलो इतनी बात तुम लोगों को आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल तो होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो अब क्या होगा बच्चे, इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 H और होते हैं क्योंकि B2H6 बनाता है ना 4, तो ये दिखा दिया मैंने। अब इसके पास भी क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें क्या होता है ना बच्चे, ध्यान से सुनना, ये जो हाइड्रोजन है ये पता क्या कहता है, वो कहता है कि भैया मैं इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर लेता हूँ, इसके साथ भी कर लेता हूँ और इसके साथ भी कर लेता हूँ, समझे। और ये वाला हाइड्रोजन क्या कहता है, भाई मैं इसके साथ भी कर लेता हूँ और इसके साथ भी कर लेता हूँ। ऐसे देख पा रहे हो आप, इसको H को थोड़ा मैं अलग बनाती हूँ, Yes, ma'am. थोड़ा सा अजीब है ये वाला मतलब स्ट्रक्चर इसका, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। इसके साथ भी कर लेता हूं, यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या कि बंदे तो 3 है ना, या मैं सिंपल ये बोलूं इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, 3 शेयर कर रहे हैं, हाँ या ना, बंदे तो 3 हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 सेंटर है, ठीक है, इस तरीके से बनता है ये देखो। इन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ बोलो। मैम ये देखो भी बनाना की तरह ही है। हाँ ये नाम भी उसका वैसे ही है, ठीक है। ये क्या है आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 सेंटर है और 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। ये भी आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको बनाओगे कैसे, इस तरीके से, देखो इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इन वाले हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, BHB, ये आपके है ब्रिजिंग बॉन्ड। क्या है बच्चे, ब्रिज बॉन्ड्स हैं। और जो ये 4 है, ये देखो 1 2 3 4, ये होते हैं आपके टर्मिनल बॉन्ड्स। क्या होते हैं, टर्मिनल बॉन्ड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, ब्रिज बॉन्ड होते हैं B2H6 के स्ट्रक्चर में, टर्मिनल बॉन्ड होते हैं, बनाना बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्रिज वाले, और टर्मिनल वाले 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना। अच्छा, व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि B2H6 में सारी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है। जो ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है, देखो 134 पिकोमीटर, और जो आपके ये वाले होते हैं टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं। कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए इससे। एंड व्हाट अबाउट एंगल, एंड व्हाट अबाउट एंगल, ये देखो टर्मिनल वाले का एंगल देखो 120 डिग्री है और इनका जो एंगल है वो 97 डिग्री है। यस अलीशा। अभी जो टर्मिनल बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है क्या? नहीं नहीं, BH है ना, ये तो दिखा रखा है सिर्फ डॉट लाइन से, डॉटेड लाइन से आप लोगों को ऐसा बना के दिखाया हुआ। HH के बीच में कहाँ है, मैंने तो HH के बीच में बनाया ही नहीं ना बेटा। हाँ क्या नाम है, सृष्टि बोलो। मैम जो ब्रिज बॉन्ड है वो रिपल्शन की वजह से है ना, लॉन्ग क्या ब्रिज बेटा, बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड देखो, ब्रिज बॉन्ड इसलिए है लॉन्ग क्योंकि ये देखो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, ठीक है, जबकि ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से बोल रहे हैं। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, लूज है ये, ठीक है, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है इनके बीच में, जिसकी वजह से वो बड़े हो जाते हैं ब्रिज बॉन्ड, ओके मैम। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना है तो ऐसे बनाओगे। समझाने के लिए मैंने आपको समझाया कि पूरा क्या हो रहा है। एक बार एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लो कि 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरोन एटम्स लाई इन वन प्लेन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे B2H6 में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम एक ही प्लेन में होते हैं, तो योर आंसर विल बी 6। कौन कौन से, रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा। 1 2 3 4 5 6, ये वाले एटम्स क्या होंगे आपके प्लेन में होंगे, समझ में आगे। और ये वाले एटम्स क्या होंगे आपके आउट ऑफ प्लेन होंगे, ठीक है। देयर आर 2, इधर देखो, देयर आर 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, 4 टर्मिनल, इधर आओ, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड, नॉट HH बॉन्ड्स अलीशा। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जैसे जनरली आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। while the 2 ब्रिज बॉन्ड यानी कि BHB बॉन्ड आर डिफरेंट एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर।
ठीक है, देखो इधर, ठीक है, हो Yes. जाएगा। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देती हूँ अलग से, ऐसा। ठीक है, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं जनरली, वेज और डैश से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है वो। हो जाएगा। तो यानी क्या क्या क्वेश्चन बताया मैंने इस स्ट्रक्चर में। पहला, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, डाइमर बनाता है। ठीक है, यस मैम। और क्या करता है, 2 टाइप के बोन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 4 जो है आपके क्या है, BH टर्मिनल है, और 2 आपके ब्रिजिंग है। ठीक है, जो ब्रिजिंग वाले, हाँ, बनाना बॉन्ड है, और जो आपके ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और स्ट्रोंगर भी होते हैं, ये ध्यान रखना। जनरली हम क्या बोलते हैं, जो छोटे होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन जो आपके ब्रिज बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर एंड स्ट्रोंगर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंगल, एंगल की अगर मैं बात करूं, टर्मिनल वाले जो है आपके, देखो टर्मिनल में कितना एंगल दिया हुआ है आपको, 120 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट ब्रिजिंग वाला 97 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोन लेंथ, बोन एंगल, कौन से 2 टाइप के बोन है, कितने ब्रिजिंग है, कितने टर्मिनल है, कितने एटम्स प्लेन में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, Yes, ma'am. मैम हाँ बेटा बोलो। मैम जो एनसीईआरटी में लिखा है कि 2 बोरोन जो है वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ वो दोनों ही लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है? कौन से, ये वाले हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन? नो मैम, नीचे वाले थे ना आउट ऑफ प्लेन। कौन से नीचे वाले? मैम अभी आपने डैश वेज और हाँ ये ये बताया वाले है था। ना, ये वाले है ना आउट ऑफ। यस मैम। ठीक है, ये प्लेन में आपके हाइड्रोजन, और ये वाले 2 हाइड्रोजन जो आपके ब्रिजिंग वाले हैं आउट ऑफ द प्लेन है, एक अबव द प्लेन होंगे, एक बिलो द प्लेन होंगे। ठीक है, यस मैम। चलूं आगे, चल। यस मैम हाँ बेटा, मैम उस साइड के आपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मैम डैश से क्यों नहीं दिखाया? कहाँ पे बेटा? मैम इस वाले स्ट्रक्चर ये में। वाला, ये वाला मैम जो पीछे वाले बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ बोरोन का। कहाँ पे? ये वाला, नो मैम जो लास्ट स्लाइड आपने दिखाई उसमें। ये लास्ट स्लाइड तो बेटा। नो मैम यही वाली, हाँ। हाँ तो किसमें नहीं दिखाया, ये वाले? नो मैम जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है वहां पे वेज नहीं आना, डैश होना चाहिए था ना। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? एक मिनट को मैं दोबारा से बनाती हूँ। हाँ अभी बोलो मेरे को, बोरोन बना दिया, अब बोलो। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और अब बताओ अनम। और मैम बीच वाले डैश से आएंगे ना दोनों हाइड्रोजन? यहाँ पे बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस मैम। अच्छा, और यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो, ऐसा? नो मैम दोनों तरफ डैश नहीं हो सकता इसमें। अच्छा अच्छा, तुम ये वो, अरे इधर देखो बेटा, मैं बताती हूँ। देखो मैंने आपको ऑर्गेनिक में बताया था ना, आपके 2 तरह के होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक तो आपके प्लेन में होता है, जैसे ये दिख रहा है, एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। जो आपके अबव द प्लेन होते हैं ना, उसको हम वेज से दिखाते हैं, तभी मैंने ये वेज से दिखाया बेटा, देख पा रहे हो? ठीक है, और दूसरा बिलो द प्लेन को हम डैश से दिखाते हैं, तभी मैंने इनको डैश से दिखाया था। पढ़ा है ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था? यस मैम, बट मैम आपने बोला था ना ये वाले प्लेन में नहीं है हाइड्रोजन, तो मुझे लगा हाँ, ये दोनों डैश से। हाँ दोनों ही प्लेन में नहीं है बच्चे, ये एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, और ये प्लेन में है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है ये देखना, ऊपर एक बार रीड करना है इसको, इसको तब तक मैं इरेज कर देती हूँ। पढ़ना इसको, क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आने के चांसेस थोड़े से कम हैं आपके पेपर में, बट हम सेफ साइड पे चल रहे हैं, तो हम इसको एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर आओ। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ पे क्या है, आपकी रिएक्शंस हैं कि कैसे आप लोग डाइबोरेन को बना सकते हो और उसकी रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अगर आप BF3 की रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, ध्यान से देखना।
अगर आप BF3 की रिएक्शन LiLH4 के साथ कराते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको डाइबोरेन बोलता है। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको सिंपल क्या करना है, Li है और यहाँ पे क्या F है, Li और F की जोड़ी बना दो। जैसे आप क्या करते हो, प्लस माइनस को साथ लिख देते हो ना, सेम वहां पे ये करना है, क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे भी क्या होगा, लिथियम और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिथियम की जोड़ी फ्लोरीन के साथ बना देना और ये बोरोन चला जाएगा आपका हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, देख पा रहे हो इधर, देखो इधर, ठीक है। और एक जो है आपका AlF3 का कंपाउंड बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ध्यान रहे ना रहे, बट ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। बाकी जब आप इसका मैकेनिज्म करवाते हो वो डिफरेंट होता है। मैकेनिज्म कैसे होता है थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अभी जो 11th के बच्चे उन्होंने LiLH4 को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे होता क्या होगा कि जो LiLH4 है रिड्यूसिंग एजेंट है वो, ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें H नेगेटिव ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ पे बोरोन के पास वैकेंट प्योर बाइटल और ये यहाँ पे जाके क्या करता है, अटैक करता है। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो पहला MOP क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, BF3 की रिएक्शन कराई तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। दूसरा क्या है, अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भाई है। ठीक है, तो जब आप इसकी I2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, तुम्हें NaI अलग कर लो, B2H6 मिल जाएगा और H2 जो है बाहर निकल जाएगा। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, इसको एक बार याद कर लेना। ठीक है, मैम B2H4 सॉरी NaBH4 का नाम क्या था? सोडियम लिख देती हूँ मैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड बेटा। ये आप लोगों को मैंने मतलब ग्रेड 11 में नहीं है, 12 में आता है ना, इस वजह से तुम लोगों को नहीं मालूम होगा। अभी सिर्फ नाम लिख लो इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अच्छा ये देखो, अगर आप BF3 की रिएक्शन NaH के साथ कराते हो तो वहां पे भी यही होगा, Na और F की जोड़ी बना दो और बोरोन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, तो यानी कि हमने B2H6 कहाँ से प्रिपेयर कर लिया, BF3 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दिया, NaH के साथ करा दिया। ठीक है, और किसके साथ करा दी, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन I2 के साथ करा दी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, डाइबोरेन इज अ कलरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही आप B2H6 की रिएक्शन कराते हो एयर की प्रेजेंस में, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देख पा रहे हो, हाईली एक्सोथर्मिक होती है और आपको यहाँ पे क्या मिलता है, B2O3 और वाटर मिलता है। यहाँ पे भी आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बोरोन की जोड़ी बनाओ ऑक्सीजन के साथ और पानी बाहर निकाल दो, B2O3 और वाटर। ये लर्न करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद देखो ये वाला, देखो अगर आप B2H6 की रिएक्शन कराते हो पानी के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, H2 बाहर निकलेगा और तुम्हें बोरिक एसिड मिलेगा। तो ये दो रिएक्शन तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। डाइबोरेन की अगर तुम ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो B2O3 मिलता है, विच इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर तुम डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, बोरिक एसिड मिलता है। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलेगा और वाटर के साथ क्या मिलेगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। H+ और OH है ना, तो बोरोन की जोड़ी OH के साथ बन के बोरिक एसिड बन जाएगा और बाकी तुम्हारा H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए और कौन सी रिएक्शन रटनी है मैम, देख लेते हैं एक बार। ये वाली देखो, ये वाली रिएक्शन रटनी है तुम लोगों को। इधर देखो एक बार, अगर तुम B2H6 की बेटा रिएक्शन NMA3 के साथ कराते हो, मैम ये क्या है, मैम ये क्या है, ये है तुम्हारा ट्राइमिथाइलअमीन। ये क्या है मैम, ट्राइमिथाइलअमीन। तो क्या होता है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिंपल चीजें हैं, हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज करानी है। सिमेट्रिकल क्लीवेज ऐसी तो होगी ना, दो BH3 की यूनिट अलग हो जाएंगी और हर एक BH3 के साथ आपको क्या लगा देना है, NMA3 लगाना है, खत्म कहानी। देखो देखो ये बन जाएगा, ये देखो 2BH3 डॉट NMA3, 2BH3 डॉट NMA3 का। ठीक है, एडक्ट बन जाएगा ना, क्योंकि बोरोन के पास क्या होगी, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगी। जब क्लीवेज होगी तो ये जाके क्या करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ही बच्चे अगर आप CO के साथ कराते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो सेम उसमें भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बनता है, बोरेन एडक्ट मिल जाता है हमें। ठीक है, देखो मैम अगर
BOH3 B2H6 बनाएगा, कहाँ पे बनाया हुआ है? ऑक्सीजन, क्या समझ नहीं आया मेरे को सृष्टि। मैम जो B2H6 के साथ जो वाटर है तो उसमें 2BOH3 बन रहा है, तो अगर वो B2H6 बनाएगा 2 मोल्स तो फिर वो ऑक्सीजन का जाएगा। इसको एक काम करो, बैलेंसिंग चेक करो, बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन? बैलेंसिंग चेक कर लो अपना, पता चल जाएगा कि सही जगह लगे हुए हैं ऑक्सीजन या नहीं लगे हुए हैं। यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन करवाई है तो ये बिल्कुल सही करवाई है, ऑक्सीजन सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तभी आप बैलेंसिंग इसकी कर पा रहे हो सही से। ठीक है, चलते हैं आगे हम। ओके बच्चों, अब देखो एक और रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना है, बट रिएक्शन खत्म होने वाली है, फिर क्वेश्चन करवा के ग्रुप 14 पे आएंगे, और ग्रुप 14 आज कंप्लीट करना अपन को। ठीक है, इधर आओ बच्चे, ये आपका B2H6 है, इधर देखो। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ अमोनिया से, बस अभी क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोगों से। बेटा याद रखना, जो मैंने अभी पहले बताया था वो था ट्राइमिथाइल अमीन, अब मैं बता रही हूँ तुम्हें अमोनिया। क्या करोगे यहाँ पे, इसमें ना अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करवाते हैं, मतलब इसमें तुम्हें क्या करना है, 2 BH2 की यूनिट अलग कर लेनी है और BH4 जो है अलग कर लेना है, लाइक दिस, और BH2 के साथ क्या लग जाएगा तुम्हारा NH3। देख पा रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये लगा हुआ, इधर देखो, ये देखो। ठीक है, बैलेंसिंग पे मत जाओ, बैलेंसिंग तुम्हें नहीं याद रखनी है, तुम्हें ये याद रखना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, आपने क्या किया, डाइबोरोइन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई, आपको अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कराना है, BH2 के साथ तुम NH3 जोड़ दो। ठीक है, एक ही बोरोन पे 2 NH3 आ जाएंगे, देखो इस तरीके से, और ये अलग निकल जाएगा, देख पा रहे हो। और जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा B3N3H6। B3N3N6 क्या हो गया, बोर हो गए क्या? मम्मी कैसा चैप्टर है? ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मुझे तो ऐसे लग रहा है सो गए तुम लोग। ठीक है, अभी जाग। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे B3N3H6 का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे इधर देखो, एक मिनट रुको, बनाओ इसका। बेंजीन देखा है ना, बेंजीन, बेंजीन। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे इसका भी वैसे बनाना है, क्या करना है, ऐसा बना लो। ठीक है, HH दे दो सबको, बेंजीन जैसा दिख रहा है क्या? यस। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या होता है, इधर देखो, ध्यान से देखना, बोरोन के पास वैकेंट प्योर ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये देखो इस तरीके से, देख पा रहे हो। जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये बेंजीन जैसा दिखता है, तो हम इसका नाम लिखते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन लिखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक में आता है। ऑर्गेनिक का नहीं है ये पार्ट। तुम्हें यहाँ पे कार्बन दिख रहा है क्या कहीं पे? जहाँ पे कार्बन की बात ना हो वहां पे ऑर्गेनिक की तो बात होगी ही नहीं। ठीक है, मैम इनऑर्गेनिक में और क्या आता है? इनऑर्गेनिक में सब कुछ आ जाता है, मेटल नॉन मेटल सारे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक है वो भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक में आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन पढ़ते हैं, डेफिनेशन भूल गई हो लगता है ऑर्गेनिक की। ठीक है, चले क्वेश्चन करें क्या? चलो यस चलो, कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। पहले तो ये करके दिखाओ क्वेश्चन, तुम लोगों को याद है कि नहीं है। वैसे तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, तो मैं देखना चाहती हूँ तुम लोगों को याद है या नहीं। हैंड रेज करना। द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीज इन द सीक्वेंस। करो एक बार, हैंड रेज करो। अभी बस मैंने करवाना था जितना करवा दिया, अब क्वेश्चन करवाऊंगी तुम लोगों से, और फिर हम करेंगे अपना क्या बोलते हैं ग्रुप 14 स्टार्ट। हाँ कोमल, आप बताओगी? कोमल, शिवानी, शिवानी जिन्होंने हैंड रेज किया है, डी। ओके, लुईस एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है क्या? BF3 है?
नहीं बच्चों, कोई और आंसर देना चाहेगा? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों भूल गए तुम ये वाला कॉन्सेप्ट? कुछ बच्चे इधर आओ। सेक्शन था। हाँ देखो बेटा, बोरोन के पास है 2p, फ्लोरीन के पास है 2p, तो फ्लोरीन के पास है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, इसकी p ऑर्बिटल में देगा, बताओ। यस मैम। ठीक है, ये भी देगा। यहाँ पे क्या, इधर आओ, तो ये क्या कर रहा है, जो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो अपनी डेफिशिएंसी को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोलो, एक टाइम पे एक ही देगा, तो क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ना, लाइक दिस। ये देखो आप दिखाते हो ऐसे। हाँ, यस मैम। जबकि BCl3 में क्या है, क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट, बट इसके पास 3p है, इसके पास 2p है, तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, इसके पास तो क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 4p है, और ये बेचारा 2p है, ओवरलैपिंग बिल्कुल ही खराब, कतई खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बोरोन अपनी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, समझे? इसने तो अपनी एसिडिटी को क्या कर दिया, खत्म। क्योंकि फ्लोरीन इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2p है, ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो BBr3 की लुईस एसिडिटी बहुत ज्यादा होती। अगर मान लो इसमें Bi3 भी होता तो उसकी सबसे ज्यादा होती, फिर BBr3 की, फिर BCl3 की, देन लास्ट में BF3 की। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ना ही सी होगा ना ही डी होगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ते हो आप लोग? ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, जहां पे एक टॉपिक आता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग ही तो हो रही है, ये बैक बॉन्डिंग का तो कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आगे? BF3 जो है लुईस एसिड नहीं होता है, सबसे ज्यादा लुईस एसिड जो होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ BF3 लुईस एसिड नहीं है, मैं कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे वर्ड्स को ना गलत मत ले लेना आप लोग। ठीक है, BF3 लुईस एसिड है, बट इफ आई कंपेयर बिटवीन BF3, BBr3 एंड BCl3, तो ध्यान रखना BBr3 आपका स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है एज कंपेयर टू BF3 और BCl3। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। उसका थर्ड ऑप्शन है मैम, सी ऑप्शन। हाँ, Yes, ये ma'am, C option. मैम आपने अभी कराया है। ये तो Yes. देखो सारे बच्चों के कितने, अभी यहाँ पे 50, वैसे मेरे को एक चीज अच्छी लगी, कल यहाँ पे 40 स्टूडेंट थे, आज जो है 50+ हो गए हैं। तो सिर्फ मुझे लगता है कुछ बच्चों को ही मेरी बात समझ में आई, अभी दोबारा लगता है कल फिर डांटना पड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोरिक एसिड is an acid because its molecule accept OH negative from water releasing proton। लक्ष्य हो क्या क्लास में? दीपक? यस मैम। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करो। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन। अब मैम ये तो आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं, तुम एक बार स्ट्रक्चर बना के देखो। sp3। हाँ, sp3 हो जाएगा, 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सही जा रहे हो सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट? हाईलाइट दिस वर्ड, नॉट करेक्ट पूछा है। मैम सी होगा। यस मैम। सी होगा मैम। यस मैम सी होगा। दिया यस मैम। कौन सा होगा? ए होगा। ये तो ठीक है स्टेटमेंट, H3BO3 का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मैम सारे सही है मैम, सी गलत होगा। दिया क्या लग रहा है? नहीं सुनी ना मेरी बात ध्यान से? ए ठीक है, प्रोटॉन डोनर तो है ही नहीं। ठीक है, लुईस एसिड है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन तो सी वाला ही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक। नहीं मैम, दिस इज वीक मोनोबेसिक, वीक मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है? Yes, ma'am. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप पे। पानी वानी पीना है, पानी वानी पी लो और हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो वैसे 1 घंटा भी नहीं हुआ है हमें। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट फिर। देखो, कार्बन की जो फैमिली होती है, कार्बन की फैमिली में कौन कौन रहता है? कार्बन रहता है, सिलिकॉन रहता है, जर्मेनियम रहता है, टिन रहता है और लेड। ठीक है, काशी गए शिव पार्वती।
ठीक है, याद है ना, काशी गए शिव पार्वती। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है, NH2 NP2 होती है, इसके पास 2s2 2p2 होती है। बच्चों ध्यान से सुन लो, फिर से वही चीजें आ रही हैं और कुछ नहीं है इसमें। इसके अंदर 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2 एंड लेड में क्या आता है 6s2 6p2। समझे कि नहीं समझे? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है। क्या मैम पूरा पैराग्राफ करना है? नहीं, जो जो चीजें मुझे लग रहा है जो आप लोगों को पढ़नी है मैं वही बता रही हूँ। सबसे पहले तो एक ये चीज दिख रही है, कार्बन इज द 17th मोस्ट एबंडेंट मेटल बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। मैम ये करना है क्या? देखो करना है करो, वरना छोड़ दो। इसका नहीं पूछा जाता, कार्बन ज्यादा नहीं पूछा जाता, 17 मोस्ट एबंडेंट ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, और फिर आपका याद करो कौन होता है, हाँ एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम होता है आपका थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है मैम? उसके बाद हमें ये करना है, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ी गलतफहमी ये होती है कि कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, नेचुरली तो दो ही आपके आइसोटोप मिलते हैं, 12 और 13, लेकिन उसके साथ एक थर्ड आइसोटोप भी होता है। बट इस ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है क्या होता है, कितना है 5770 ईयर्स, इतने साल का मतलब हाफ लाइफ है इसका। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है, इसका डिके हो जाता है। इसीलिए जो हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स में क्वेश्चन जो करते हैं हम, वो कार्बन 12 और कार्बन 13 आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा। हाफ लाइफ क्या होता है मैम? हाफ लाइफ, हाँ बोलो। ये लाइन अभी दोबारा से रिपीट करना, समझ नहीं आता। देखो हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ आप पढ़ते हो फोर्थ, आपका फोर्थ चैप्टर है 12th में केमिकल काइनेटिक्स में, तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगी। मतलब वो अपनी आधी लाइफ ही जी सकता है, फिर मर जाएगा। हाफ लाइफ क्या होता है, अगर वो अपनी कंसंट्रेशन को हाफ कर देता है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि वैसे तो हम 12 और 13 वाला आइसोटोप पढ़ते हैं, बट 14 वाला भी प्रेजेंट होता है, बट ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। इसके बाद का तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर है? क्या बोला मैंने? 12 और 13 के अलावा भी होता है 14, लेकिन वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। बस यहीं पे फुल स्टॉप लगा लो और यहीं तक करना है। तो इस वाले पैराग्राफ में तुम्हें सिर्फ यही ध्यान रखना था। ठीक है, अच्छा आगे आओ। आगे देखो क्या करना है, ध्यान। ये देखो, ये तो हमने पढ़ लिया था, सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, और ये सिलिका और सिलिकेट्स की प्रेजेंस में होता है, रेत की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये सिलिकॉन। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें क्या पढ़ना है, इधर आओ, ये पढ़ना है तुम्हें, ये तुम्हारा PYQ है क्या, कि टिन जो है किस फॉर्म में मिलता है, कैसेटराइट फॉर्म में मिलता है, SnO2। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैसेटराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसेटराइट। और जो आपका लेड होता है वो क्या मिलता है, एज अ गैलीना मिलता है। गैलीना, गैलीना क्या होता है, लेड सल्फाइड। ये आपके PYQs है। ठीक है, कैसेटराइट क्या होता है, SnO2 टिन का ऑक्साइड, गैलीना क्या होता है, लेड का सल्फाइड। ठीक है, और क्या पढ़ना है मैम? और मैम ये पढ़ना है हमें, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन को यूज किया जाता है। आप ये पढ़ते हो ना, अपने उसमें भी पढ़ते होगे शायद फिजिक्स में, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो है इनका यूज किया जाता है, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये जेई में आया था, नीट में अभी तक नहीं पूछा, ये जेई में आया था, तो बिल्कुल नीट में भी आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैंने आपको एक ये क्वेश्चन बता दिया, एक गैलीना वाला क्वेश्चन बता दिया, एक ये 3, ये कुछ लाइनों से 3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है मैम, इनकी कोवेलेंट रेडियस तो मैं डायरेक्ट आपको इस टेबल पे लेके जाती हूँ, इस टेबल के थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैम, अरीब आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या बेटा? ठीक है, एटॉमिक नंबर में कोई दिक्कत है? नहीं है, सब सही चल रहा है। मास में कोई दिक्कत है? नहीं मैम, सब चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम सही है। ये देखो, जर्मेनियम में डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10, और टिन में भी 10 आ रहे हैं, लेड में F वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ठीक है, शिवानी, कोमल, साक्षी, मनीषा, ठीक है क्या? यस मैम। ओके, मनीषा आज फिर नहीं आई। ठीक है, गायत्री, ठीक है बेटा, अंजलि, ओके। उसके बाद मैम कोवेलेंट रेडियस पे चलते हैं। ठीक है,
कोवेलेंट रेडियस में पहले देखो कोई एक्सेप्शन है तो हम पढ़ेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे। कोवेलेंट रेडियस क्या होनी चाहिए कायदे से? आइडियली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 77 से 118, ठीक है, 118 से 122, 122 से 140, 140 से 146, कोई है एक्सेप्शन? नहीं, छोड़ो, गोली आयनाइजेशन में है। हाँ, तो यानी कि हमें अभी तक एक भी एक्सेप्शन नहीं आई अभी तक, जबकि अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की तो वहां पे एक्सेप्शन आ गई थी, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके चलो। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे है फर्स्ट वाली से, सेकंड थर्ड फोर्थ से नहीं है लेना देना। इधर आओ, क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इजिली निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। चलो देख लेते हैं। कार्बन की इतनी ज्यादा है, ठीक है मैम, इसकी कम हो गई, इसकी कम हो गई, इसकी कम हो गई, अरे भाई साहब बढ़ गई, बढ़ गई। उसमें तो हमने क्या देखा था? W, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सेप्शन आ गई थी। यस मैम। गैलियम के बीच में और गैलियम एल्यूमिनियम के बीच में, इसमें एक है लेड। अब क्या होगा, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा? कार्बन की सबसे ज्यादा, सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर लेड की और टिन की। यही हुआ, बताओ। यस मैम। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रोला क्यों हो रहा है? ऐसा पंगा क्यों हो रहा है? देखो जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। मैम लेड में ना 4f आ गए हैं, और हमें पता है f इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? बोलो बोलो, पुअर मेरे शील्डिंग साथ बोलो। इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट। थोड़े से एक्टिव रहो ना, क्लास में नंबर लेने हैं तो ये चैप्टर बढ़िया है। 13 14 और 13 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, और 15 वाला, ठीक है। तो एफ इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है मैम, तो इसकी वजह से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, है ना, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में। तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसकी वजह से लेड की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू टिन। तो अभी तक कितनी एक्सेप्शन आ गई? एक, ठीक। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ख्याल है, देख लेते हैं। मैम वैसे तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी 2.5 मैम, ठीक है मैम, इसकी 1.8, ठीक है मैम, ये भी 1.8, मैम ये भी 1.8, ये बढ़ गई। क्या हुआ चेतना? किसका रीजन बताऊं बेटा? लेड की क्यों आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? यस मैम। देखो बेटा, लेड में क्या हो रहा है? 4f इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, और तुम्हें पता है शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? SPDF, है ना। F का क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, ज्यादा स्क्रीन नहीं करके रखते, ज्यादा शील्ड नहीं रख पाते हैं। किसको नहीं रख पाते हैं? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब वो ज्यादा शील्ड ही नहीं रख पाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यू हैव टू गिव more amount of energy to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom। तो वही यहाँ पे, जिसकी वजह से लेड की जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है टिन से, ठीक है जी। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, कल वाले को और आज वाले को अलग रखना, क्योंकि अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है? सिलिकॉन की, जर्मेनियम की और टिन की भैया बिल्कुल सेम है। लेड की क्या है? अलग है, लेड की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वही सेम एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखना हो बच्चे, तो मैं क्या लिखूंगी? लिखो अपनी नोटबुक में या एनसीईआरटी में लिख रहे हो तो, कार्बन की, फिर लेड की, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की क्या है? बराबर है, ठीक है। बताओ यस मैम। लेड की क्यों ज्यादा है? लेड की क्यों ज्यादा है मैम? एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो भैया फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए, कितने एक्सेप्शन हो गए? 2। डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं है, काटा मारो। मेल्टिंग पॉइंट में है क्या कोई? देख लेते हैं एक बार, इधर आओ। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? कार्बन। मैम डेंसिटी में एक्सेप्शन है ना कहाँ? मैम? कार्बन की 3.5 है, फिर सिलिकॉन की कम हो गई, फिर जर्मेनियम की ज्यादा है। अच्छा, नहीं करना लेकिन इसको, लो अभी मैं काट देती हूँ। डेंसिटी को नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, डेंसिटी को तुम्हें नहीं करना है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना तुम मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का करना है क्या? हाँ, ये करना है। क्यों करना है? ध्यान से सुनना बेटा। जो कार्बन होता है ना आपका, वो क्या बनाता है? नेटवर्क सॉलिड्स बनाता है। आपको पता है कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है कार्बन की, तो अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी अच्छी पी पाई बॉन्डिंग करता है, ठीक है।
जिसकी वजह से उसका नेटवर्क सॉलिड होता है, और उसको मेल्ट करने के लिए भैया डायमंड देख लो, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, 4373। आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है। सिलिकॉन भी आपका नेटवर्क सॉलिड होता है, जर्मेनियम भी आपका नेटवर्क सॉलिड होता है। तो इन दोनों में क्या होगी, ये देखो इस तरीके, इसका 4373, इसका कम हो गया, इसका फिर कम हो गया, ठीक है। सिलिकॉन से कम होता है, मतलब क्या बोल गई मैं, हाँ, सिलिकॉन का कार्बन से कम होता है, जर्मेनियम का सिलिकॉन से कम होता है नेटवर्क सॉलिड, जिसकी वजह से जो है ये कम हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इधर आओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फॉलोड बाय सिलिकॉन एज कंपेयर टू सिलिकॉन और जर्मेनियम, लेकिन होते तीनों ही नेटवर्क सॉलिड है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू टिन और लेड, ठीक है। मैम लेड का ज्यादा क्यों है, इधर आओ, एक्सेप्शन, लेड का ज्यादा है, टिन का कम है, क्यों, सेम वही, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और यहाँ पे टिन। क्लियर है, ध्यान से देखो। सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वाला रीजन आएगा। जल्दी से नजर मारो, अभी तक मैंने क्या बताया, लास्ट वाला आपने इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का लिखा है। नहीं, अरे नहीं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको, ये मेल्टिंग पॉइंट का है बेटा। मेरे पास स्पेस नहीं था, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी फर्स्ट वाली वैल्यू, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करना है, आपको मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट क्लास से, तो उसमें हमने क्या किया था, उस पे किया था, एटॉमिक रेडियाई पे किया था, और आयनाइजेशन वाले पे आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट पे किया। आगे चले, आ जाओ, ये वही है बेटा जो मैंने टेबल में बताया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, ये तुम अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मैम इसमें क्या है, देखो ध्यान से आओ, इधर आओ। कार्बन, सिलिकॉन आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जर्मेनियम आपका मेटलॉइड होता है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसी होती है। टिन और लेड क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है। वैसे जैसे वहां पे क्या था, बोरोन मेटल था, बाकी सारे मेटल थे। इसमें क्या है, कार्बन, सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, टिन और लेड क्या है, आपके मेटल है, ठीक है जी। यस इसके बाद आते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट में कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब इसको मैं ज्यादा उसमें डेप्थ में जाके नहीं बताऊंगी। पहले तो लिखो सारे बच्चे, काशी गए शिव पार्वती। कार्बन ने कहा, कार्बन से पूछा कि आप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेंगे, तो वो कहेगा मैं +4 में भी रह लूंगा और +2 में। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो कहेगा मैं +4 में रह लूंगा और +2 में भी रह लूंगा। हालांकि कार्बन के नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, बट मैं उसके भी बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। सिलिकॉन से पूछा, वो कहेगा मैं +4 में रह सकता हूँ, +2 में भी, लेकिन कार्बन कहता है स्टेबल तो मैं इसमें ही हूँ। सिलिकॉन भी कहता है मैं इसमें स्टेबल हूँ। जर्मेनियम से पूछा, वो कहेगा मेरी भी +4 वाली स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, इधर आओ। टिन भी क्या करेगा, +4 भी दिखा सकता है, +2 भी दिखा सकता है, ठीक है। लेड +2 दिखाएगा, क्यों, ड्यू टू, बताओ, कल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि मैं बोल सकती हूँ, जब जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं आता वो कल का लेक्चर देख ले, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना, नीचे जाते वक्त मेरा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, 4f इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो जाती है, जिसमें जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो ns इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ns के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्ड फॉर्मेशन में, p वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसलिए जो लेड है वो किस में रहना चाहेगा, +2 में रहना चाहेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मान लो लेड 4 में है तो मैं बोल सकती हूँ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस मैम। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ लें हम। आइए एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़ते हैं, क्या कहता है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मतलब ग्रुप 14 exhibit by these elements are +4 and +2. Carbon also exhibit negative oxidation state since the sum of first 4 ionization enthalpy is very high. हाँ, ठीक है, क्या लिखा हुआ आगे,
वेरी हाई कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बच्चे वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो आयनिक जो है नेचर के होते हैं, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। इन हैवियर मेंबर्स द टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एज इन द सीक्वेंस। ध्यान से देखो, ठीक है। It is due to the inability of NS2 electron of valence shell to participate in bonding. The relative stability of these two oxidation state vary down the group. Carbon and silicon mostly show +4 oxidation state. Germanium forms stable compounds in +4 state and only few compounds are +2 state. समझ आई ये वाली लाइन? वो कह रहे हैं वैसे तो उसकी +4 है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो जिसमें वो +2 में रहता है। टिन फॉर्म कंपाउंड इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। टिन भी क्या करता है, +2 बनाता है +4। फिर से बोलूंगी +4 वाली ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये देखो, टिन इन +2 स्टेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। लेड कंपाउंड इन +2 स्टेट एंड आर मोर स्टेबल एंड एक सेकेंड रुको, ये पढ़ो इसको, एंड इन एक मिनट, मेरा बार बार वो हो रहा है, एंड इन +4 स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपके डाउन द ग्रुप जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, हो गया इतना क्लियर इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला? जिसने नहीं देखी है वीडियो प्लीज देख लेना, कल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, और आपने देखा होगा 2023 में क्वेश्चन भी आया था, अगर मैं बात करूं इसकी CCl4 की, तो ये इसको मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है। मैम ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब क्या होता है बेटा? इसको ना इलेक्ट्रॉन ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। क्यों? 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस वजह से इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, ठीक है। कार्बन अपनी कोवेलेंसी 4 ही दिखाता है, 4 से ज्यादा नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता मैम? ड्यू टू, बोलो ड्यू टू, अरे बोल दो, vacant d orbital, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? ये देखो, पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो मजे से पढ़ो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ड्यू टू दिस देयर हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस and have tendency to form complex by accepting electron pair from donor species, ठीक है बेटा। देखो, जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने कोवेलेंसी को मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे देखो SiF6 2 एग्जिस्ट करता है, जर्मेनियम का भी हेक्साहैलाइड एग्जिस्ट करता है, टिन भी देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक दिखा रहा है और सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 2। यहाँ पे ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो अपने डी ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 आया हुआ। देखो ध्यान से, ठीक है। यस मैम। हो गया? हो गया ना? देख लो एक बार ध्यान से, कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछो मुझसे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है, बस ज्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा रह गया, बहुत थोड़ा सा रह गया, टेंशन वाली बात नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं वैसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चे कि ऑल मेंबर्स, जितने भी आपके ग्रुप 14 के मेंबर हैं, अगर आप उनको हीट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, मोनोऑक्साइड्स भी बनाते हैं और डाइऑक्साइड्स भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोऑक्साइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और MO2 में क्या होगी बेटा, +4 होगी, और यही दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा CO2 की, SiO2 की और जर्मेनियम की, ये ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चा, एसिडिक होते हैं। अगर मैं टिन और लेड की बात करूं, ये मैंने याद करो बताया था, जनाब अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, ये एम्फोटेरिक होते हैं। और अगर मैं मोनोऑक्साइड की बात करूं तो CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, याद करो, नो को नाश हुआ, ठीक है। और टिन का ऑक्साइड की बात करूं, ये भी एम्फोटेरिक होते हैं, ये याद करो बताया था मैंने, ठीक है। जर्मेनियम का ऑक्साइड क्या होता है, वो भी एसिडिक ही होता है, और आपका ये वाला GO2 भी, ठीक है। यानी कि मैंने इसमें क्या बता दिया आपको, मैंने ये बता दिया CO2, SiO2 और GeO2 ये क्या है बेटा, एसिडिक है। अगर मैं बात करूं SnO2, लेड O2, ये आपके क्या है, एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलूं, बोलो बोलो, ठीक है। यदि तुम लोग बोलोगे तभी आगे चलूंगी। उसके बाद क्या है, हाँ बोलो बोलो मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड।
हाँ ये लो, 2 सृष्टि है यहाँ पे। आई थिंक सृष्टि यादव 12th ग्रेड के हो ना आप? यस मैम। ठीक है, ओके। अब क्या है मैम, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको रीड कर लो मेरे कहने पे। जब आप टिन की रिएक्शन कराते हो स्टीम के साथ, ठीक है, मतलब पानी, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, SnO2 मिलता है और H2 जो है लिबरेट हो जाती है, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ, जो लेड भैया जी हैं, इधर आओ, जो लेड भैया जी हैं वो पानी से उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? रीजन यही हो सकता है, बिकॉज ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। अपने क्या बना लेते हैं, सरफेस पे लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से फर्दर अटैक नहीं हो पाता। जैसे मैंने याद करो एल्यूमिनियम में बताया था, अगर तुम एल्यूमिनियम में कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर तुम इसका क्रिस्टलाइन ले लोगे, क्रिस्टलाइन ले लेते हो, इसका क्रिस्टलाइन में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तब भी रिएक्शन नहीं होगी। याद करो एमोर्फस फॉर्म में थी, और वो भी डाइल्यूट HCl के साथ करा रहे थे तुम, ठीक है। कार्बन भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं करता था, एमोर्फस फॉर्म में करता है। और यहाँ पे भी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तो कर ही नहीं रहा है, तो उसकी तो बात करेंगे ही नहीं हम। ये देखो, हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आइए बेटा, अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन बनवाती हूँ, आ जाओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो आपके ग्रुप 14 है वो कौन सी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर पा रहे हैं? +4 ठीक है, अगर मान लो मैं इनकी हेलोजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो MX2 और MX4 टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। यस मैम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से जो मैं पढ़ रही हूँ, दीज एलिमेंट्स, हाईलाइट करती हूँ, रुको, हाँ, these elements can form halides of formula MX2 and MX4 where X is equal to fluorine, chlorine, bromine, iodine. Except carbon, all other member directly react with halogen under suitable condition to make halides. Most of the MX4 are covalent in nature, ये मैंने बता दिया था पहले भी, +4 वाले कोवेलेंट होंगे। MX2 का अगर कोई पूछे बेटा, MX2 का कोई पूछे तो आयनिक, और ये वाले कोवेलेंट। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर MX4 टाइप में तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं SnF4 की, अगर तुम्हारा दिमाग घूमा कि मैम SnF4 वाला टेट्राहेड्रल होगा, तो गलत हो जाएगा। SnF4 और लेड का जो फ्लोराइड है वो क्या होते हैं बेटा, आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार मार्क कर रही हूँ मैं। ये क्या होता है? आयनिक होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। फिर बोल रही हूँ SnF4 और लेड, लिख लो कहीं पे, PbF4 जो होते हैं आयनिक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो लेड I4 होता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भैया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही PbI बॉन्ड बनता है, जैसे ही रिएक्शन होती है और PbI बॉन्ड बनता है, तो ये बॉन्ड बनने से ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है, और ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है तो जो आपको इलेक्ट्रॉन अनपेयर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आप क्या करोगे, 6s वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब वो आप अनपेयर कराओगे तभी वो 4 बॉन्ड बना पाएगा। ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसमें, रुको मैं बताती हूँ। ये देखो, ऐसा होता है ना, 6s2 6p2, ये देखो, है ना, 4 बॉन्ड कब बनाएगा, जब इसको अनपेयर करोगे, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जो इसको अनपेयर कर दे। तो इसीलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। बढ़िया, चलिए, तो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड क्वेश्चन यहां से बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया। इसके बाद आओ, जो हैवियर मेंबर्स होते हैं, जर्मेनियम टू लेड, काशी गए शिव पार्वती, काशी गए शिव पार्वती, वो क्या बनाने में रखते हैं विश्वास? MX2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बाय ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इधर आओ, जर्मेनियम का X4 ज्यादा स्टेबल होता है मैम, ठीक है, आपने तो बताया, +4 वाली ज्यादा स्टेबल होती है +2 से, और ऐसे ही लेड की +2 वाली ज्यादा स्टेबल है, इसमें देखो +4 से। मैम ये भी ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ। यस मैम। यस मैम। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर वी कैन एक्सप्लेन ना, कि जर्मेनियम X4 इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम का डाई हैलाइड, एंड लेड हैलाइड का जो डाई हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा टेट्रा वाले हैलाइड से। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखो एक अच्छी लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को पढ़ना एक बार, हाईलाइट करती हूँ इसको मैं। ये देखो, एक्सेप्ट CCl4, इधर आओ,
एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड आर इजिली हाइड्रोलाइज। समझ में आई ये लाइन? Yes. क्या समझ में आया? अगर मैं CCl4 की बात करूं, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? पहले तो मुझे ये कंफर्म करो सारे बच्चे। मैम आपने भी नो बताया मैम। नो मैम। नहीं है, नो Molecule. वैकेंट ऑर्बिटल। तो पानी भैया जी आएंगे क्या? नहीं आएंगे, तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। क्या Yes, ma'am. SiCl4 का हो जाएगा? यस मैम, उसका हो जाएगा। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। पानी भैया जी आएंगे, अटैक मारेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? सारे Cl रिप्लेस हो जाएंगे। OH से इनका नाम क्या होता है? सिलिक एसिड। क्या नाम होता है? सिलिक एसिड। यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, सिलिक एसिड हो जाएगा। बताओ, आराम से देख लो इसको। सिंपल सी बात है, जिसके पास लेने के लिए जगह ही नहीं है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करवाते हैं। अगर अच्छा तुम मुझे बताओ, BCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है? साक्षी, BCl3 का हाइड्रोलिसिस, साक्षी BCl3 का हाइड्रोलिसिस मैम होगा। होगा? कैसे होगा? मैम उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी ना, तो फिर वो OH से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन की बरसात है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है तुम लोगों के आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो हैंड रेज करना है। चैट बॉक्स में कोई नहीं बोलेगा, हैंड रेज करो। 48 स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो प्राउड ऑफ यू की 2 बजे से लेकर 3:15 हो गई और आप अभी भी बैठे हो। वेरी गुड, करो। चिंकी बताओगी? रिया, रिंकी, रिंकी चिंकी याद रहेगा। अंजलि, जुनैद, इमरान, सुंदुस। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है। वेरी गुड, बी इज करेक्ट, क्योंकि ये तो ठीक है। ये देखो कहाँ पूछा था, जल्दी देखो जल्दी देखो। नीट 2019 NCERT की लाइन से ही पूछा है ना, तो ऐसे ही पूछेंगे आगे। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। लेकिन एक देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में, मैंने बिल्कुल लगा के आ गई मैं उसकी स्निपिंग। देखो मैम, आप बोलते हो कि सिलिकॉन मैक्सिमम वैलेंसी 6 दिखा सकते हैं क्योंकि उसके पास क्या बोलते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से SiF6 नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? Whereas SiCl6 नेगेटिव नोट, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तभी तो अननोन है ना, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तभी तो वो अननोन होती है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है मेरे बच्चों, क्योंकि जो क्लोरीन भैया जी है ना, वो बहुत बड़े हैं फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो क्लोरीन के साइज की वजह से ना, जो सिलिकॉन जो है वो इतने बड़े बड़े क्लोरीन जो है एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं सिलिकॉन के अराउंड, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड जो है एग्जिस्ट नहीं करता। पढ़ो, 6 large chloride ions cannot accommodate around silicon due to limitation of its size। सिलिकॉन का इतना बड़ा नहीं है कि ये इसको ले जाए, उसकी एक लिमिट है, ऐसे नहीं किसी को भी घुसा लेगा। ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड सिलिकॉन आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब क्लोरीन के पास भी क्या है? लोन पेयर है, इसके पास भी होंगे। ठीक है, रिपल्शन, आप रिपल्शन भी होता है। देखो ना, जो सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी तो है ना, ये देखो। तो इनके बीच में क्या होगा? साइज में बड़े हैं, रिपल्शन होगा इनके बीच, तभी जो है एकोमोडेट ये नहीं हो पाता है। फ्लोरीन साइज में छोटा है, वो इजिली आ जाता है। ठीक है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, वो इजिली जो है सिलिकॉन जो है अपने सराउंडिंग में उसको आराम से जगह दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये एमसीक्यू बन के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन है ये आपके, नीट 2019 में आए थे और नीट 2017 में आए थे। करो इसको। विच ऑफ द, अरे ये तो अभी करवा दिया मैंने। विच ऑफ द A option. इज नॉट मैम स्टेबल। ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। It is because of the inability of NS2 electron of the valence shell to participate in bonding that ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, 4 स्टेटमेंट है। क्या ख्याल? सी और डी तो सेम ही है। नहीं, अच्छा नहीं, हाँ अलग है, अलग है। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है बेटा। सी आंसर आएगा। मैम 4th। टिन को और कहाँ पे पहुंचाओगी मैम साक्षी? टिन को +5 में लेके जाने का इरादा है क्या? मैम सी होगा। मैम मैंने वो D प्लस होगा। टू पढ़ लिया दूसरों को था। रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ये
लेड+4 में क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस, यानी कि +2 में रहना चाहेगा। क्लियर है? चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। ये 2007 में आया होता तो मेरे को जितने मिले मैंने सारे डाल दिए यहाँ पे क्वेश्चन। Which of the following oxidation state are most characteristic for lead and tin? +2 +4 +2 +4 वेरी गुड। ये वाला करो। कार्बन एंड सिलिकॉन, अच्छा कर लिया क्या? कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप, द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 4 whereas for silicon is 6. This is due to ए आ रहा है क्या सबका? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अवेबिलिटी ऑफ लो लाइन डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन। अब इसको घबराना मत, ये मैम ये लो लाइन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बाद डी ऑर्बिटल है। हो जाएगा? यस मैम। चलो यस मैम। आई होप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा। इधर आओ, आगे चलते हैं। एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस का मतलब क्या हुआ? यूनिक बिहेवियर। ठीक है, यूनिक। हाँ, तो यूनिक बिहेवियर तो मैम हमें पता ही है, साइज सबसे छोटू है। सब अपने पूरे में, अपने अगर फैमिली में बात करूं, कार्बन की छोटू सा है, छोटू सा है, छोटू सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, और भैया के पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल ही अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, कोवेलेंसी इसकी कितनी होती है? 4 होती है, जबकि बाकी मेंबर की पास डी ऑर्बिटल होने की वजह से कोवेलेंसी को जितनी है 4 से ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है अपने कोवेलेंसी को। ठीक है, इतना क्लियर है ना? ये तो मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद देखो, अब कार्बन क्योंकि छोटू है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो कौन कौन से पी पाई बॉन्ड बनाएगा? अपने साथ भी बनाएगा। मैम। ये सुना है ना, अपने साथ भी बनाएगा, दूसरे लोगों के साथ भी बनाएगा, दोस्ती उसकी दूसरे लोगों के साथ भी होती है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जो हैवियर एलिमेंट्स है वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। कल भी बता दिया था, इसको रीड कर लो एक बार फटाफट से। Because their atomic number orbitals are too large and diffuse to have overlapping, effective overlapping, मतलब उसमें overlapping effective नहीं हो पाएगी। किसमें? जो हैवियर मेंबर्स है। ठीक है, पढ़ लो इसको। कार्बन की पावर, कैटिनेशन नाम की एक चीज पढ़ते हो तुम, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इन योर यस मैम। 9th क्लास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर किसकी है? कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर टेन की। देख पा रहे हो इधर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है। मतलब बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, उसको तोड़ पाना भाई बहुत मुश्किल है। मैंने उसमें बता रखा है तुम्हें ऑर्गेनिक में। सिलिकॉन सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम की, फिर टिन। जो लेड होता है बेटा, वो कैटिनेशन नहीं दिखाता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में दिया है। लेड कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है जी, ध्यान से पढ़ लो इसको। कार्बन की सबसे ज्यादा, सिलिकॉन टिन की वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट बराबर है, और लेड तो कैटिनेशन पावर शो, मतलब कैटिनेशन शो करता ही नहीं है। ठीक है, चले आगे। ओके, अच्छा मैंने यहीं पे ही दे रखे। लेड क्वेश्चन करो। लेड होगा। फिर एक काम करो, सारे फिर एक साथ उसका आंसर करना मेरे को। The element that does not show catenation, the element that shows greater ability to form p pi, the chloride that cannot get hydrolyzed is। अलग अलग बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। लिखो तो सही, 1 का, 2 का, 3 का। मैम फर्स्ट का तो डी होगा और सेकंड वाले का बी होगा। ठीक है, पी पाई यही बनाता है। एंड थर्ड का? मैम थर्ड का बी होगा। थर्ड का बी। थर्ड का बी होगा। ठीक है, यस मैम। चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। इसके बाद देखो, इसके बाद बस खत्म है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी बेटा। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये तुम 9th-10th में भी पढ़ते थे, हालांकि सिलेबस में तो नहीं है, तुम्हारे एनएमसी ने नहीं मेंशन किया है, बट ये मैं क्यों करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि सिलेबस में मेंशन है यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से, कैटिनेशन पावर की वजह से, पी पाई बॉन्ड बनाने की वजह से, उसके 3 जो है मेन आपके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है एग्जिस्ट करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। ये आपको करना है, तो मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्यों ना कर लेना इसको भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं डायमंड की बात करूं, क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ मैं। एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से जो है अटैच होता है टेट्राहेड्रल मैनर में। बॉन्ड लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, सीसी सिंगल बॉन्ड होता है।
3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है कार्बन का डायमंड, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ये देखो लिखा भी होगा यहाँ पे, हाँ, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। सिर्फ ये याद रखना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक्सटेंडेड का क्या मतलब है, इधर आओ एक बार इसकी शक्ल देखो, दिस इज डायमंड, देख पा रहे हो, एक का इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, देखो आगे भी बॉन्ड बनाएगा ना ये देखो, यस ऐसा ऐसा, इनको हम बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड्स, मतलब आगे भी फर्दर क्या है, पूरा नेटवर्क ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। सीसी बॉन्ड लेंथ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मैम ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में लेयर्ड फॉर्म होती है, देखो इधर से एक कार्बन, देखो कितने कार्बन से अटैच है ये, यानी कि इसकी sp2 होती है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा यहाँ पे, ठीक है, लेयर में घूमेगा, ठीक है। ये देखो जो ये आपस में लेयर्स होती है इस तरीके से, जो हेक्सागोनल, ये आपको दिख रही होंगी हेक्सागोनल रिंग्स, इसमें क्या होती है, वंडरवॉल फोर्सेस होती है बच्चों। कैसे अट्रैक्शन होती है, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द बेटर वर्ड टू यूज, यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है, ठीक है। अच्छा, बुक के कवर पे भी है क्या, अच्छा ठीक है। अब इसको पढ़े, इधर आओ। ग्रेफाइट कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर है, और जो लेयर्स हैं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे हेल्ड है, क्या कैसे बंधी हुई हैं, बाय वंडरवॉल फोर्सेस। डिस्टेंस आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कार्बन में कार्बन सॉरी डायमंड में कार्बन कार्बन का जो है डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट में, ठीक है। अच्छा, और लेयर में क्या है, इस ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, ये देखो, Yes, ma'am. अच्छा जी। और क्या दिख रहा है, ईच कार्बन एटम इज इन हेक्सागोनल रिंग undergoes sp2 hybridization and make 3 sigma bond with 3 neighboring carbon atom, fourth electron form a pi bond। बात तो सही है, बात तो सही है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसमें फिर पार्टिसिपेट, जब 3 सिग्मा में हो गए, एक बचेगा, वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट, घूमते रहेंगे, फ्री है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो तुम फिजिक्स वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जबकि डायमंड क्या है, इंसुलेटर है, वो थोड़ी ना करता है, उसके पास थोड़ी ना फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रेफाइट क्लीव्स इजिली बिटवीन द लेयर्स, देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने की वजह से, और वंडरवॉल फोर्सेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थोड़ी ना होते, तुम्हें पता है, तो सॉफ्ट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती है, ठीक है। ग्रेफाइट का बहुत क्या है, एज अ यूज किया जाता है उसको एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर, लेकिन ऑयल को यूज नहीं किया जाता एज ए लुब्रिकेंट। ये तो तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था क्या, यस Yes, ma'am. अच्छा, कम आवाज आई मेरे को। उसके बाद इसका तीसरा भाई है बकमिंस्टर फुलरिन, देख लो इसका कैसी शक्ल दिखती है, तुम्हारे फुटबॉल जैसी, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं फुलरिन, लेकिन हमारे जो काम का है वो कौन सा है, C60। कौन सा काम का है, C60, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इधर आओ, देखो जो ध्यान रखना है मैं बता दे रही हूँ, इधर आओ, हाइलाइटर निकालती हूँ मैं, ये देखो, फुलरीन्स आर the only pure form of carbon because they have smooth structure without having dangling bonds। देख पा रहे हो यहाँ पे कोई dangling bonds नहीं है बच्चों, ये देखो, ये देखो, कोई dangling bonds नहीं है यहाँ पे। और वहां पे क्या था, डायमंड ग्रेफाइट में नेटवर्क बढ़ रहा था, इसमें भी देखो, ये देखो, यस मैम, ठीक है, इसमें कोई डैंगलिंग बोन्ड्स नहीं है, प्योर फॉर्म है। तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। केज लाइक स्ट्रक्चर है, वो तो आपने देख ही लिया, केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, बकमिंस्टर फुलरिन बोल रहे हैं। और क्या ध्यान रखना है मैम, और बस ये ध्यान रख लेना कि इसमें 26, इधर आओ, 26 मेंबर रिंग होती है और 12 5 मेंबर रिंग होती है। मैं अलग से भी लिख देती हूँ, 26 मेंबर रिंग होती है बच्चों, ये याद रखना, ये पेपर में आया हुआ है बहुत ज्यादा। हालांकि मैं फिर बोलूँ चांसेस कम है, क्योंकि सिलेबस में नहीं मेंशन है, बट वही मैं बोलूँ सेफ साइड पे चलते हैं, आ गया तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 12 जो है आपकी वो 5 मेंबर रिंग है बच्चों, हो जाएगा। देखो बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना, बस एक ये और ध्यान रख लो। इधर आओ, ये मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, आपको ये नहीं कह सकता कि मैम, अगर कोई बच्चा कहे मैम सिलेबस में नहीं है क्या, है तुम्हारे इक्विलिब्रियम में। इधर आओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट इज अ थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप। अगर मैं बात करूं फुलरिन, डायमंड और ग्रेफाइट में से, तो ग्रेफाइट सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। और हमें पता है जो स्टेबल फॉर्म होती है उसी का हमारा जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो क्या लेते हैं हम,
जीरो लेते जीरो। हैं। ये कहाँ का है? इक्विलिब्रियम वाले थर्मोकेमिस्ट्री, सॉरी थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। और जबकि डायमंड और फुलरिन का जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि सबसे स्टेबल फॉर्म जो है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप जो है कार्बन का, ग्रेफाइट भैया जी है। बस इससे ज्यादा। हो रही है। वॉइस कट रही है, ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस। नो मैम। नो मैम। ठीक है, No, अब जल्दी ma'am. से ये क्वेश्चन करके दिखा दो और फिर तुम्हारा समराइज करके छुट्टी। ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है, करके दिखाओ। द सीसी मैम इज डायमंड, मैक्सिमम। डायमंड में। डायमंड। वेरी गुड, डायमंड में होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये अलग क्वेश्चन है, 3 नहीं कितने, हाँ 3 है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैम जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन कराया, इसमें जो सीसी बॉन्ड लेंथ है वो मैक्सिमम डायमंड में होगी, बट डायमंड तो मोस्ट स्टेबल होता है ना। तो बॉन्ड लेंथ से आप स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो इसमें डायमंड और ग्रेफाइट में बेटा? बताओ। मैम मतलब ऐसे होता है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादातर लंबी जनरल होती है तो जनरल हम वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग है ना बेटा। डायमंड और ग्रेफाइट तो बहुत, डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और यहाँ पे तो सीसी सिग्मा है ना। तो आप जनरली ये है ना, सीसी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा ही होती है ना डायमंड, और इसमें तो कहाँ सिंगल बॉन्ड है, देखो इसमें तो sp2 है। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो पाई बॉन्ड बनाएगा ना, तो बॉन्ड लेंथ तो छोटी हो जाएगी उसमें। सिंगल बॉन्ड की ओके। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ना अपने पास। चलो ये वाला करो, कैटिनेशन वाला। कैटिनेशन टेंडेंसी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की बता रखी है, आपको बॉन्ड एनर्जीज बतानी है। मैम ए। मैम ए। कार्बन की सबसे Yeah, ज्यादा एनसीईआरटी में से ही उठाया है क्वेश्चन। मैम ए। सिलिकॉन की, जर्मेनियम की। सेकंड क्वेश्चन बताओ। एक सेकंड, ये एक ही क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको बच्चे, मेरे को लगा 3 है, ये एक ही क्वेश्चन है बेटा ये। आपको ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को यूज करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। विच ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन? मैम सी। मैम सी होगा ना इसका। मैम सी। यस मैम, थर्ड ऑप्शन। वैसे जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट पता है वो कर सकता है, बट मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारा आ गया थर्मोकेमिस्ट्री से, तो क्या करोगे? तो आपको पता अगर डेल्टा जी 0 है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेड की +2 है, जबकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। और ये टिन किस में रहना जाएगा? +4 में। तो लेड की +2, टिन की, सॉरी लेड की +2 एंड टिन की +4। मैंने 1 मिनट को, काशी गए शिव पार्वती, 4 क्यों? सी आएगा ना। हाँ तो मैम सी तो बोला। हाँ मैम ठीक। सी तो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ग्रुप 14। और जो 11th के बच्चे हैं उनको तो आज बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका सिलेबस हो गया खत्म। हाँ 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 तनिष्का, यू कैन लीव बेटा। बाकी बैठे रहो, अभी समराइज करोगे तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो 12th के बच्चे हैं वो अभी ग्रुप 15 to 18 मत छेड़ो, क्योंकि देखो बहुत सारा रटने का है। तो अभी मैंने 11th को ये चैप्टर कराया था, तो तुम लोग भी क्लास में आ गए, मैंने कहा था आ सकते हो, तो अच्छी बात है तुम लोगों ने कर लिया। लेकिन 15, 16, 17, 18 को अभी मत करना, वो बहुत ज्यादा ही क्या है, रटने का है उसमें बेटा। तो वो आप तब करेंगे जब आप लोगों का बाकी सिलेबस जो है हो जाएगा तब। ठीक है, बाकी सिलेबस आप लोगों का इतना सारा सिलेबस है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी हाई वेटेज चैप्टर बता दिए। नो डाउट पी ब्लॉक भी हाई वेटेज है, लेकिन जहां पे हमें पता है रटने का बहुत सारा है। ठीक है, तो अगर आप, और ऊपर से सिलेबस में भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है, कोई कह रहा है कि पूरा करो, कोई कहता है कम, मतलब ये चैप्टर करना मैं बोलूंगी समझदारी नहीं है अभी के लिए। तो इससे बेटर है कि आप वो करो जहां से क्वेश्चन फॉर श्योर आना ही आना है, समझे? तो इसको आप बाद में करेंगे, एक बार जनवरी का अटेम्प्ट हो जाने दो, जो जेई वाले बच्चे हैं वहां पे पता चल जाएगा कि क्या पूछा है उनसे पी ब्लॉक में, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ चल, गुंजन तुम करोगे क्या समराइज?
हाँ सिर्फ वही जिसने जो मैंने करवाया है। एक मिनट रुको बेटा। हाँ जो मैंने करवाया अनुषा आप वही करेंगे। हाँ जो मैंने करवाई, इवन मैंने भी थोड़ा ज्यादा ही करवा दिया है, जैसे ये फुल रिन वगैरह नहीं थे तुम्हारे सिलेबस में, बट हमने कर लिया। तो 13 14 आपको यही करना है। 15 to 18 एक बार रुक जाओ, सिर्फ जनवरी रुक जाओ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी कि उसमें करना क्या है। एक बार ना उनका पेपर होता है जेई वालों का, पता चल जाएगा कि उसमें क्या आ रहा है, क्या वो सिलेबस वाला ही दे रहे हैं या उससे आगे भी कुछ पूछ रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा मिल जाएगा। लेकिन तब तक अपना तुम जो बाकी चैप्टर्स है वो अच्छे से करो। हाँ सौम्या तुम बताओ क्या कह रहे थे तुम? मैम आपने समराइज के लिए हाँ, बोला तो हाँ बताओ। मैम सबसे पहले आपने रिवाइज कराया क्वेश्चंस के थ्रू, और फिर उसके बाद आपने मैम टेबल बताई थी एटॉमिक रेडियस वाली, आयोनाइजेशन एनर्जी वाली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली ग्रुप 13 की। फिर उसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बताए थे बोरॉन के, और उसमें मैम आपने उसका स्ट्रक्चर बताया था। फिर उसके बाद आपने नीट का PYQ कराया था एक, और फिर उसके बाद आपने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बताया था। फिर उसके बाद आपने ग्रुप 14 कराया था, और उसमें ग्रुप 14 में टेबल कराई थी, उसमें एक्सेप्शंस बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और मेल्टिंग पॉइंट का। और फिर उसके बाद मैम आपने बताया था कि और एक मिनट, बस बहुत सारा बता दिया। अब तुम लोगों से मैं पूछती हूँ, बोरेक्स का मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, बोरेक्स का मुझे फॉर्मूला बताओ, ठीक है। और कोबाल्ट का जो बोरेट बन रहा है, मेटाबोरेट जो बन रहा है, उसका मुझे कलर बताओ। ब्लू कलर। हाँ ब्लू कलर। और बोरेक्स का लिखो, वेरी गुड, Na2B4O7.10H2O। कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन थी इसमें? बोरोन की 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन थी, sp2 sp3 sp2 sp3। ठीक है। और मुझे तुम ग्रुप 14 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्या था सबसे ज्यादा पहले कार्बन था, फिर लेड था, फिर सिलिकॉन था, फिर जर्मेनियम था, और फिर टिन। नहीं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, लेड की, सॉरी सिलिकॉन जर्मेनियम सेम थी और अप्रोक्सीमेट सेम थी। मतलब इवन अगर मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलूं तो बिल्कुल ही सेम थी। तो आपको ऐसा करके ऑप्शन दिया जाएगा अगर पेपर में आता है तो। एंड व्हाट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14? सबसे ज्यादा किसकी थी? कार्बन की, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लीड, हाँ लेड, और लास्ट में टिन, ठीक है। और अपना ग्रुप 13 में क्या था वो W से याद रखना, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट बताओ मेरे को। कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, लेड और जर्मेनियम, लेड, टिन। यही था, यस मैम। ठीक है। अच्छा और क्या? अच्छा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ वो लिखवा दी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या SiF4 नेगेटिव जो है एग्जिस्ट, 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ यस मैम। ओके, क्या जर्मेनियम Cl6 क्या बोलता है 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है क्या? मुझे बताना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, SiF6 2 नेगेटिव, जर्मेनियम Cl6 2 नेगेटिव एंड SnOH6 2 नेगेटिव। क्या ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं क्या? सोच में क्यों पड़ गए? हाँ बोलो ना। हाँ मैम करते हैं। एंड व्हाट अबाउट इसका SiCl6 का? नहीं मैम, लार्ज साइज होता है क्लोरीन का। हाँ ठीक है, अकोमोडेट नहीं कर पाता है, ठीक है। और क्या क्या चीजें देखी हमने? और B2H6 का हम ध्यान रखना। SnF4 और PbF4 आयनिक होते हैं। हाँ SnF4 PbF4 आयनिक होते हैं, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों। B2H6 का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, टर्मिनल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ब्रिज बॉन्ड स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर होता है। हाँ ठीक है। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का ध्यान रखना। और दूसरी बात है कितने टर्मिनल, कितने ब्रिजिंग, और साथ ही साथ कितने एटम्स जो है प्लेन में 6 होते हैं। मैम लेड कैटाइनेशन नहीं करता। प्लेन में 4 होते हैं और 2 अबव और 1 ऊपर और 1 नीचे होता है। वेरी गुड, बहुत सही बोल रहे हो। CCl4 हाइड्रोलिसिस नहीं करता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी और वाइटल नहीं होता। कैटिनेशन लेड शो नहीं करता है, बहुत ही बढ़िया। SiCl4 हो जाता है। ये ब्लड रेड कलर कहाँ आ गया? गुंजन क्या पढ़ रहे हो? ये तो मैंने पिछले हफ्ते कराया था, ठीक है। और मैम लेड कैटाइनेशन नहीं करता।
हाँ, लेट कैटिनेशन नहीं करता बहुत करता, तो ये वाली चीजें आप लोगों को इस चैप्टर में करनी है। अब तुम बोल रहे थे ना क्वेश्चन अब हो जाएंगे तुम लोगों से सारे, ये देखो सारे हो जाएंगे क्वेश्चन। और जो 11th वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे रुक जाओ अगर हैं तो यहाँ पे, और बाकी 12th वाले लीव कर सकते हो तुम लोगों की। अब कल क्लास लगेगी जो 12th वाले, आज तो मेरी नहीं थी ना शाम में, तो Yes, कल ma'am. मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करवाऊंगी।